गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में, जो क्लास 9th के अंदर गिवन है हमको। बच्चों, इस चैप्टर की जो मेन पार्ट है उसके बारे में एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है, किस तरह से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये अब कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है, इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्मॉल जी कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फ्री फॉल के बाद में हम बच्चों बात करेंगे इसी चैप्टर में कुछ ऐसी कंडीशन की कि जो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, इसमें हम दो टाइप के कॉन्सेप्ट लेंगे। एक तो डेप्थ, कि डेप्थ के साथ में स्मॉल जी कैसे चेंज होता है, और एक बात करेंगे हाइट की। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि पोल और इक्वेटर में स्मॉल जी कैसे वेरिएट होता है, कैसे चेंज होता है। उसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे लास्ट में मास एंड वेट की। वैसे तो ग्रेविटेशन के पार्ट में यही है। इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के एक सेकेंड पार्ट में, जिसमें हमें दे रखा है फ्लोटेशन। ठीक है बच्चों, अब इस फ्लोटेशन वाले चैप्टर में भी हमें कुछ लिमिटेड पोर्शन ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे इसी चैप्टर में बायंसी के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स या प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड क्या होता है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में करेंगे हम बात कंडीशन फॉर फ्लोटेशन या कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, कि फ्लोटिंग के क्या क्या कंडीशन है। और हम लास्ट में बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 में ग्रेविटेशन वाले पार्ट में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से बच्चों। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत थी और कहाँ से ये आया। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये बात है बच्चों 1609 की। सबसे पहले केपलर ने हमें ये बताया कि किस तरह से प्लैनेट्स मूव करते हैं या प्लैनेट का मोशन कैसे होता है। इसके लिए उन्होंने एक अपनी बुक एस्ट्रोनॉमिया नोवा करके एक बुक उन्होंने अपनी पब्लिश करवाई, जिसमें उन्होंने एटलीस्ट 2 लॉज दिए जो प्लैनेट के मोशन का एक्सप्लेन करते थे। और उसके 10 साल बाद में उन्होंने एक तीसरा लॉ भी एक्सप्लेन किया 1619 के अंदर, जिसे केपलर थर्ड लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि सारे प्लैनेट जो होते हैं वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ। मान लेते हैं अगर ये प्लैनेट अर्थ है तो वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, और इसका जो एरिया होगा, सेकेंड लॉ में उन्होंने ये बताया दैट एरिया स्वेप्ट बाय इन द सेम टाइम विल बी सेम। वैसे इसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, पूरी किस तरह से ये फंक्शन काम करता है। अभी केवल हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं कि एरिया जो होगा वो बच्चों, एरिया उन्होंने बताया कि एरिया सेम ये स्वेप्ट करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। इसके बाद में इन्होंने बच्चों थर्ड लॉ में ये बताया कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लेनेट के मोशन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मीन्स द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट। इसके अंदर बच्चों 2 एक्सिस होती है, एक माइनर और एक मेजर। तो जो मेजर एक्सिस होगी वहाँ से जो डिस्टेंस होगी उसका ए क्यूब हम ले लेंगे, तो टाइम का हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं वहाँ से कि किसी प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या होगा। इसके बाद में बच्चों 1687 के अंदर न्यूटन ने बहुत ही अपना एक फेमस, जिसे हम कह सकते हैं कि उस टाइम का सबसे पॉपुलर लॉ दिया, जो आज भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम में आता है, वो है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें उन्होंने कई सारी हेल्प की कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम जो लगाते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि जो फोर्स मासेस के थ्रू लगता है, द फोर्स इज ड्यू टू
masses, वो उन्होंने कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक है बच्चों, इसके अंदर उन्होंने क्या बात की तो देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, इसके अंदर बच्चों उन्होंने ये बताया कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जिसके बीच में हमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, तो वो दो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो मैं इनके बीच में जो सेंटर डिस्टेंस होगी उसे कंपेयर कर लूँगा, उसे मेजर कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। द सेंटर डिस्टेंस विल बी दिस टू दिस। तो ये बच्चों सेंटर डिस्टेंस हमारे पास में आएगी। ये बच्चों सेंटर टू सेंटर हमने मीट किया, तो सेंटर टू सेंटर हमारे पास जो डिस्टेंस आई दैट इज दिस वन। अब इसको बच्चों हम मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज आर। तो बच्चों इस यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या थे, तो आप नोट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट ये हमें बताता था कि द फोर्स बिटवीन मासेस। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या बताता था, द फोर्स बिटवीन द मासेस। अगर मेरे पास में एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बीच बारे में ये बात करता था। सेकंड, जब भी इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम हमेशा जो डिस्टेंस लेंगे दैट डिस्टेंस विल बी सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। ठीक है बच्चों, सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेके बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ दो रूल्स बताए। द रूल नंबर 1, ये जिसको हम लॉ 1 भी कह सकते हैं। नंबर 1, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly proportional to the product of their masses, the product their masses। लाइक अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगता है तो फोर्स कैसा होगा बच्चों, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। सो F प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। अब बच्चों ये फोर्स होगा किस नेचर का, तो अगर इसकी नेचर की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। दिस इज नंबर 1 पॉइंट, दिस इज नंबर 2 पॉइंट, दिस इज नंबर 3 पॉइंट। तो बच्चों थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो नेचर होगा, नेचर उन्होंने बताया कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बच्चों हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम कोई भी किसी टाइप की एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखेंगे, और जितना हमारे सिलेबस में है 9th क्लास में उतना ही हम बात करेंगे। रिमेनिंग थ्योरी जो कहानियाँ हैं वो आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टू द पॉइंट बात करनी है जो हमारे सिलेबस में है, सो दैट हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो और हम कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने जो थ्योरी हो सकती है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, वो इतनी थ्योरी मैंने यहाँ पे शेयर आपसे नहीं की है। हमें टू द पॉइंट बात करनी। तो रूल नंबर 1 इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। और बच्चों इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं M1 को M2 अट्रैक्ट करेगा और M2 को भी M1 अट्रैक्ट करेगा। अगर M1 की हम बात करें तो M1 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, M2। तो M1 क्या कहेगा कि M1 कहेगा कि ये M2 की ओर जाना चाहेगा इस तरफ। जब M2 इसको अट्रैक्ट करेगा तो M2 क्या कहेगा कि M1 तो मेरी तरफ आ जा। द डायरेक्शन ऑफ द M1 विल बी टूवर्ड्स द M2 साइड। और M2 की जो डायरेक्शन रहेगी अट्रैक्ट होने की, वो किस तरफ रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, डायरेक्शन विल बी दिस साइड। और अगर हम बात करें फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, द डायरेक्शन विल बी दिस साइड, तो F21 हो जाएगा ये बच्चों। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अगर आप डायरेक्शन ध्यान से देखें, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगता है और ये फोर्स बच्चों इक्वल भी होगा। रूल नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 या नंबर 2 लॉ सेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them, distance between
देम। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, हमने जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानी है दैट इज आर, तो ये जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स हमारा कम होगा। अब जब हम इन दोनों लॉज को मर्ज कर देते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, जब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास में एक नया स्टेटमेंट आ जाता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक तो हमारे पास इक्वल आएगा और एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर बच्चों हम कांस्टेंट लिखेंगे कैपिटल जी, कैपिटल जी m1 m2 रिमेनिंग विल बी सेम बाई आर स्क्वायर एंड दैट विल बी f। यहाँ पर बच्चों हम कोई भी वेक्टर नोटेशन या वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा हो कि हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में भी इसको बता सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में कैसा होगा। हमें टू द पॉइंट बात करनी है जो हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को भी नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, तो वैसे एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट आप ध्यान रखें कि हमें ये वाला फॉर्मूला हमारे एग्जाम में लिखना है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे फॉर्मूला काम आएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूला में ये जो कैपिटल जी आया, इस कैपिटल जी को हम यहाँ पे क्या देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होगी कैपिटल जी की, तो यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। देखो बच्चों, कैपिटल जी है, कैपिटल जी के लिए हम क्या लिखेंगे, ये जो आर स्क्वायर है एफ के पास में चला जाएगा, एफ डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 डॉट m2। केवल जी को हमने यहाँ पे रखा, बाकियों को हमने दूसरी तरफ सेंड कर दिया। तो यूनिट वाइज देखो, फोर्स की यूनिट बच्चों क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी हमारे पास हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जब -2 ऊपर, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जाम में क्या क्या ध्यान में रखना है, नंबर 1 द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम कुछ बच्चों न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं जो सिंपल न्यूमेरिकल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास में, एक का मास m1 था और एक का मास m2 था, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r थी। तो बच्चों इन जनरल इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि इन दोनों मासेस को हमने m1 को तो कर दिया m1/2 और m2 को हमने कर दिया m2/2, दोनों मासेस को हाफ कर दिया, और जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उसको भी हम कर देते हैं हाफ। सो द न्यू फोर्स विल बी, लेट्स से द न्यू फोर्स इज F डैश। ये F लगाया बच्चों, ये डैश जो है ये हमने एक सिंबल बना दिया कि ये फोर्स पहले वाले फोर्स से डिफरेंट है। तो F डैश इज द न्यू फोर्स। देखो बच्चों, कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल जी विल नॉट चेंज, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों। अब हमने देखो बच्चों m1 को क्या कर दिया हाफ, और m2 को भी क्या कर दिया हमने हाफ। डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को भी हम कर देंगे हाफ, तो हाफ का स्क्वायर। तो बच्चों अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी m1 m2 बाई 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कट हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि जो एफ डैश की वैल्यू आई वो हमारे पास सेम आई, किसके इक्वल आई बच्चों, जो एफ था उसके इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स, देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स, फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहीं पे बच्चों अगर हम ये कह देते हैं कि अगर ये मास जो है m1 जो है वो पहले का डबल हो जाता, m2 जो है वो भी पहले का डबल हो जाता। ठीक है बच्चों, और जो डिस्टेंस है वो भी पहले का डबल हो जाती। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस भी हमने क्या कर दी, पहले की डबल कर दी। तो द मास इज चेंज, m2 इज चेंज, और डिस्टेंस भी हमने चेंज कर दी। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, F विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये मान लेते हैं पहले ये फोर्स रहा होगा, अब क्योंकि फोर्स चेंज हो गया तो हम लिख देते हैं F डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी 2m1 2m2 डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2 2 ज़ा 4 और डिवाइड में भी 4, फिर से आप देखेंगे कि फोर्स वही आ गया। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो।
तो आप याद रखेंगे कि जितने प्रोपोर्शन में हमने मास को मल्टीप्लाई किया है उतने ही प्रोपोर्शन में अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो हमारे पास फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम जितने प्रोपोर्शन में मास को मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 को, द सेम प्रोपोर्शन वी विल मल्टीप्लाई विथ r। ओके, अगर मैंने मास से इसको डबल किया तो डिस्टेंस भी डबल कर देंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स। मास को हमने हाफ किया तो हम डिस्टेंस को भी हाफ कर देंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स। मान लेते हैं अगर मैं आपसे ये कहूँ या कंपटीशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक मास m1 है जिसको आपने 10 टाइम कर दिया, दूसरे मास को भी आपने 10 टाइम कर दिया, ठीक है बच्चों, आपने पहले मास को 10 टाइम कर दिया इनिशियल का, दूसरे मास को भी आपने 10 टाइम कर दिया और डिस्टेंस भी आपने कितनी कर दी, 10 टाइम, डिस्टेंस भी आपने कर दी 10 टाइम, 10 r। तो बताओ बच्चों फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? द आंसर इज नो, देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स, देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों ये भी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बच्चों एक दो न्यूमेरिकल और हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। लाइक जो पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 था और उसको हमने अभी कर दिया m1/2, ठीक है बच्चों, m1 डैश कर देते हैं इसको, दूसरे मास को हमने कर दिया m2 डैश जो था उसको हमने कर दिया पहले का वी हाफ, बट जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस हमने जो है चेंज करके डबल कर दी। अब देखते हैं फोर्स कितना होगा। तो लेट द न्यू फोर्स हमें फाइंड करना है एफ डैश। उससे पहले मान लेते हैं कि पहले फोर्स रहा होगा एफ, तो उसको एफ को ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2/r², यस और नो। अब क्योंकि फोर्स चेंज हो गया एफ डैश, जी कांस्टेंट तो वही रहा, मास को हमने कितना कर दिया बच्चों, हमने मास को हाफ कर दिया, तो हमने सीधी वैल्यू रख देनी है m1/2। हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी कितना कर दिया, हाफ कर दिया, m2/2, m2/2, और हमने डिस्टेंस कितनी कर दी बच्चों, डबल कर दी, 2r²। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे जी m1 m2 डिवाइड बाई 4 एंड 4r²। तो 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 1/16 कैपिटल जी m1 m2/r²। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो होगा बच्चों पहले का 1/16 टाइम हो जाएगा। तो द न्यू फोर्स एफ डैश विल बी 1/16 टाइम। अगर बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में लिखें, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप सजेस्ट करें कि हम इसको और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चों का एक फियर होता है न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसे आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों कि अगर एक मास को हमने कर दिया है 2 टाइम्स, ठीक है बच्चों, अगर हमने दूसरे मास को कर दिया है 4 टाइम्स, आप उससे पहले भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और डिस्टेंस को हमने कर दिया है बच्चों, डिस्टेंस हमने चेंज कर दी और डिस्टेंस को हमने यहाँ पे कर दिया है 3 टाइम्स, तो बताओ द न्यू फोर्स विल बी व्हाट। तो मान लेते हैं कि पहला फोर्स हमारा जो रहा होगा जी m1 m2 डिवाइड बाई r², ये फोर्स रहा होगा। अब क्योंकि हमने फोर्स चेंज कर दिया, सो न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू जी 2m1 मल्टीप्लाई 4m2 डिवाइड बाई 3r²। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकते हैं कि सर हम ऐसा कैसे मास को चेंज कर सकते हैं। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम मास को चेंज कर दें, हम अर्थ के मास को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों ये समझना है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फोर्सेज में वेरिएशन कैसे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मास को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, सो दैट जब हम आगे किसी अच्छे क्वेश्चन को करेंगे तो हमें हमारा बेस क्लियर होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास में 8 जी m1 m2 डिवाइड बाई 9r², ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 8/9 f। जो न्यू फोर्स होगा वो पहले वाले का 8/9 होगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों कुछ आप और पॉइंट नोट करेंगे कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई r², ये ओनली मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे। कैपिटल जी की बात करते हैं तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ये यूनिवर्सल है बच्चों, ठीक है। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा सेम रहेगा।
हर कंडीशन में मास या डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। हैव अ गुड डे, नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।